बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो हमारी प्लेलिस्ट है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें हम 4 मेजर फ़िलासफ़र्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सैमुअल जॉनसन है, ड्राइडन है और सिडनी है और उसके अलावा एरिस्टोटल है। तो द फर्स्ट ग्रीक फ़िलासफ़र दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ एरिस्टोटल। इसमें हम एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स को डिस्कस करेंगे। Before starting the chapter, let's have a general introduction about the subject. If I talk about Aristotle, तो सबसे पहले हम बात करें इसके बैकग्राउंड की। सो ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। हुआ ये था कि एरिस्टोटल, हर किसी को पता होता है डैट ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो की जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करें कि प्लेटो टीचर है, एरिस्टोटल उसका स्टूडेंट है, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो टीचर की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर। अक्सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स थिंकिंग, या उनकी थ्योरी पे या फिर उनके आपस में जो क्रिटिकल व्यूज़ का डिफरेंस था उनको डिस्कस करें। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ प्लेटो एंड व्हाट एरिस्टोटल कंट्राडिक्टेड, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि एरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसफर हु वाज द स्टूडेंट ऑफ द प्लेटो। देखिए, एरिस्टोटल इतना ज़्यादा ही वाज सो मच इंटेलिजेंट कि प्लेटो कहता था कि ही इज़ अ माइंड ऑफ माई अकेडमी, ठीक है। और प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल चला गया था वहाँ से, ठीक है, एथेंस चला गया था। फिर जब वो वापस आया तो उसने लाइसियम के नाम से अपना स्कूल खोला, अपनी एकेडमी खोली। अब हुआ क्या, देखें इस चीज़ को अब आपने गौर से सुनना है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लेटो ने हमें थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। उस रिपब्लिक बुक के अंदर प्लेटो ने ये एक आइडियल स्टेट को डिस्क्राइब किया, एक आइडियलिज्म की थ्योरी दी। वो थ्योरी क्या थी, उसने ये कहा कि इन एन आइडियल स्टेट पोइट्स आर बैनिश्ड। उसने ये बोला कि जो पोइट्स हैं ना, उनको आप आइडियल स्टेट में से निकाल दें। अब उसने ऐसा क्यों बोला? उसने कहा क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते, दे ओनली इमिटेट द थिंग्स, ठीक है, दे ओनली इमिटेट द थिंग्स। अब आगे मैं आपको आगे एरिस्टोटल का भी व्यू बताऊंगी कि एरिस्टोटल क्या कहता है, इसने आगे अपने चैप्टर्स में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है इमिटेशन को लेकर। जबकि एरिस्टोटल ने ये बोला, एरिस्टोटल ने कहा कि नो, मैं ये बात नहीं मानता। एरिस्टोटल ने कहा कि भाई अगर वो इमिटेट कर रहे हैं देन पोइट्स आर द मेकर्स, दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। उसने इमिटेशन को क्रिएटिविटी भी ऐड कर दिया उसके साथ कि इफ़ द पोइट्स आर इमिटेटिंग देन दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू ऑल्सो। और उसके बाद एरिस्टोटल ने ये भी कहा कि देखिए, अगर पोइट्स इमिटेट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम दे आर गिविंग अस प्लेजर, वो हमें खुशी भी दे रहे हैं। लाइक अगर हम फिक्शन पढ़ रहे हैं, अगर हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, हम नेचर की इमिटेशन को पढ़ रहे हैं, तो वो हमें एक अच्छी, एक गुड फीलिंग प्रोवाइड करती है। वो हमें एक सेंस ऑफ, यू कैन से ह्यूमर आप कह लें, कुछ भी, एक अच्छी फीलिंग्स आपको देते हैं, आपको प्लेजर की फीलिंग देते हैं। तो अगर वो पोइट्स इमिटेशन कर रहे हैं देन इट्स ओके, वी आर गेटिंग अ काइंड ऑफ, यू कैन से, बेनिफिट फ्रॉम देम ना। इमिटेशन वो करे तो हमारा क्या जा रहा है? तो एरिस्टोटल ने इस थ्योरी को कंट्राडिक्ट किया और उसने कहा कि नहीं, इफ़ दे आर इमिटेटिंग देन दे आर हैविंग द क्रिएटिविटी टू। अब ये तो सिर्फ इनका एक डिफरेंस था। हुआ ये था कि एरिस्टोटल ने जो हमारे पास एक बुक पब्लिश की थी पोएटिक्स के नाम से, यही बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि ये लाइक दिस इज़ द बुक जो कि जिसमें क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। अब हुआ ये था, जो रिपब्लिक था, जो प्लेटो ने, उसने साफ बोल दिया था कि जो पोइट्री है, जो पोइट्स हैं, वो सारे के सारे मीनिंगलेस हैं, इनको होना ही नहीं चाहिए आइडियल सोसाइटी में, ये लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं, उनको फिक्शन की तरफ लेके जाते हैं। और एरिस्टोटल ने क्या किया हमारे पास, उसने हमें कहा कि नहीं, अगर वो कंट्राडिक्ट, अगर वो इमिटेट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम दे आर गिविंग अस प्लेजर टू, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी, यहाँ तक इसका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम पोएटिक्स की बात करें ना, तो एरिस्टोटल 20 साल तक प्लेटो का स्टूडेंट रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि एरिस्टोटल ने अपनी बुक लिखी पोएटिक्स, उसके अंदर उसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा। ये पहला ग्रीक वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। और इस बुक में एरिस्टोटल ने ये बताया कि देयर आर बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री: ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक। ट्रेजेडी को उसने कहा कि ये मोस्ट सुपीरियर है। मोस्ट सुपीरियर क्यों है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा एरिस्टोटल ने अपनी इस किताब के अंदर पोइट्री की टाइप्स बताई।
ट्रेजिडी को एक्सप्लेन किया, अपनी 3 यूनिटीज़ दी, ट्रेजिडी और एपिक के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया। एरिस्टोटल के व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेजिडी इज़ वन ऑफ द 5 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और उन्हीं 5 फॉर्म्स में द मोस्ट सुपीरियर आर्ट इज़ ट्रेजिडी। वाई? बिकॉज इट क्रिएट्स और इट अराउजेज द फीलिंग्स of pity and fear, which leads to catharsis in the audience. I will give a complete introduction or the complete detailed discussion on this topic. उसके बाद उसने ट्रेजेडी के पार्ट्स को डिस्क्राइब किया, ट्रेजेडी के चंक्स को बताया कि बिगिनिंग क्या है, मिडल क्या है, एंड क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास, प्लॉट्स को डिस्कस किया उसने। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। करना ये है आपने कि इस कंप्लीट वीडियोज़ में आपने ये करना है कि मैं आपको ना 4 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लिसन टू माई वीडियो। इफ़ आई एम मैंने अगर फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, मैंने सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, देन जस्ट स्टॉप माई वीडियो, गो टू द बुक। इफ़ यू डोंट हैव द बुक देन इट्स ओके, आप खाली वीडियो सुनेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। बट यू मेरी वीडियो सुने, स्टॉप द वीडियो एंड देन गो टू द बुक, रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक एंड देन कम अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ऐसे ही होगा कि आपको साथ साथ बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। एंड देयर आर मैनी डिफिकल्ट वर्ड्स इन द चैप्टर्स टू, कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जिसको पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो वीडियोज़ में डाला भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले तो आप एक ये इमिटेशन को समझ लें कि इमिटेशन क्या है। ठीक है, इमिटेशन बेसिकली कॉपी करना है, किसी चीज़ की नकल करना। अब आप ये देखें कि इमिटेशन हर चीज़ के अंदर है। मैन इज़ द बिगेस्ट इमिटेटर ऑफ द वर्ल्ड। इंसान हर चीज़ की नकल करता है, ही इज़ द इमिटेटर ऑफ द नेचर। ठीक है, और लिटरेचर में मोस्टली देयर आर इमिटेशन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, इमिटेशन ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, इमिटेशन ऑफ द नेचर एंड मैनी अदर पार्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को। सो अब भाई एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा कि पोइट्री जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमिटेशन। You must have a pen and pencil or a kind of diary or book in your hand and must write down my points। ये points लिख लिए तो आपकी complete तैयारी हो जाएगी। एरिस्टोटल ने कहा poetry is a kind of imitation। better words में अगर हम कहें तो imitation को हम कह सकते हैं poetry is a kind of expression, it's a kind of idealization। ठीक है, कि poetry जो है हमारे पास वो है एक imitation, और वो imitation कौन कर रहा है? poet। ठीक है, so if poetry is a kind of imitation or a making process, then poet is a maker who uses the expressions which are the words to create something new। ठीक है, a maker who imitates life in this special sense need not write in words। ये कहा था प्लेटो ने कि imitation जो बंदा कर रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, वो हमें भी पता है कि वो क्या चीज़ है। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा कि आप इसको इमिटेशन ना बोलें, आप समझ लें कि ये एक्सप्रेशन है, कोई आइडियलाइजेशन है। अब एक्सप्रेशन ऐसे है कि एक पोइट जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू वर्ड्स, और उसी से कुछ नया बन रहा है, क्रिएट समथिंग न्यू। आप इसको किसी और चीज़ से समझ सकते हैं कि आप एक ही व्यू को 10 तरीके से डिस्क्राइब कर दें। अब वो अलग अलग इमिटेशन के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के। थिंकिंग एक ही है, कॉन्सेप्ट पीछे एक ही है, लेकिन तरीके डिफरेंट है। अब इस चैप्टर में एरिस्टोटल हमें ये कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। पोइट्री के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आता है ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोइट्री और एपिक। ये 4 पार्ट्स एरिस्टोटल ने अपने इस पूरी बुक में एक्सप्लेन किए हैं। अब वो ये कहता है, उसने हमें इधर इमिटेशन के मोड्स भी बताया, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ इमिटेशन। लेकिन उसने ये कहा कि देखिए, बेशक पोइट्री है हमारे पास, म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, किसी भी तरह का आर्ट है, उसमें इमिटेशन है। ठीक है, तो सिंपल इन दिस चैप्टर द एरिस्टोटल हैज़ एक्सप्लेन्ड दैट अ पोइट इज़ अ पर्सन हु इज़ अ मेकर हु यूजेस द एक्सप्रेशन विच आर वर्ड्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, एंड पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ imitation of nature, imitation of expressions, everything। And the basic concepts that he uses for the artworks: tragedy, comedy, poetry and epic, and he thinks that tragedy is the superior one, and he says that if you talk about the imitation, then it's in any kind of art, like in poetry, in art of music, art of dancing, art of painting। In this chapter he has also described the modes of imitation।
अब वो कहते हैं इमिटेट करने के भी तरीके होते हैं ना, मीडियम्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मोड्स। मैंने बहुत लंबा चौड़ा स्लाइड्स नहीं बनाई, आप ये चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं, अपने पास लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मोड्स ऑफ इमिटेशन। ठीक है, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डेट व्हाट आर द मीडियम, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ इमिटेशन। सो सबसे पहले हमारे पास आता है मोड ऑफ इमिटेशन। मोड ऑफ इमिटेशन वी हैव 3 टाइप्स, मैंने अभी के जैसे एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीन्स। मीन्स हमारे पास वो होता है जिसके थ्रू हम इमिटेट कर रहे होते हैं। लाइक मैं अगर आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी स्पीच के थ्रू, ठीक है, तो दिस इज़ माई मीन्स डेट हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू। आइदर आई एम प्लेइंग अ सॉन्ग कि आपको समझ आ जाए, मैं अपनी मेलोडी के थ्रू आपको बता रही हूँ, अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स डिक्शन के हवाले से आपको बता रही हूँ, दैट इज़ मीन्स ऑफ इमिटेशन। अगर मैं आपसे बात करती हूँ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है कि डूअर, लाइक द पर्सन, लेट मी ऐड द पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, मीन एंड मैनर। ये 3 हमारे पास मोड्स हैं इमिटेशन के। ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है डूअर। डूअर हमारे पास कौन है? करेक्टर, ठीक है, वो करेक्टर जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैं डूअर हूँ इस टाइम, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ आपके सामने, ठीक है। अगर और जिस थ्रू, मतलब मैं स्पीच के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो स्पीच, वो डिक्शन मेरी मीन है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मैनर इज़ द प्लॉट। मैं आपको ये एक, मतलब अभी नॉर्मल वे में समझा रही हूँ, अगर आप इसको ड्रामेटिक सेटिंग में देखें ना कि ड्रामा जब परफॉर्म हो रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं करेक्टर्स। यानी कि अगर आप एक मूवी देख रहे हैं ना, और उस मूवी के अंदर फॉर एग्जांपल आप जो हीरो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई सॉन्ग आ रहा है, वो बोल के अपने डायलॉग के थ्रू कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, वो मीन्स आते हैं। और वो जो होल स्टोरी है, एक्शंस हैं, जो एक सीरीज़, एक सीक्वेंस चल रहा है, वो हमारे पास मैनर है, ठीक है। मैनर इज़ बेसिकली द ड्रामेटिक प्लॉट, ऑब्जेक्ट इज़ द डूअर एंड मीन्स इज़ द वे डेट हाउ यू आर प्रोसीडिंग द सीरीज ऑफ एक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट कि एरिस्टोटल ने अपने इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल, येस देयर आर सम वर्ड्स जो कि आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वर्ड हमारे पास है डायथ्रैम्बिक, वर्ड है डायथ्रैम्बिक। डायथ्रैम्बिक हमारे पास वन ऑफ द 5 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री के ना 5 फॉर्म्स हैं, वो आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे या फिर आपको आगे जाके पढ़ेंगे। 5 फॉर्म्स हैं। और अगर मैं एंशियंट, चूँकि हम ये ग्रीक पढ़ रहे हैं लिटरेचर सारा, तो एंशियंट जो ग्रीक वर्क्स थे, ख़ास करके जो हाइम थे या फिर डांस परफॉर्मेंसेस थी, उनमें ना लाइक आपको ये पता होगा कि ग्रीक मिथोडोलॉजीज़ में गॉड्स होते थे, उनकी गॉड्स थी, गॉडेसेस थी, ठीक है, ज़्यूस, एटलस और सारे, आपने ये अगर आपने मिथोलॉजीज़ पढ़ी हैं तो आपको पता होगा। तो वो एक गॉड था जिसको कहते थे ग्रीक गॉड ऑफ वाइन एंड थिएटर, ठीक है, उसका नाम था डायोनिसस, डायोनिसस। अब आप बुक में कई दफ़ा ये नेम पढ़ेंगे, ये मैं सिर्फ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रही हूँ। उसके ऑनर में एक डांस परफॉर्म किया जाता था, कुछ पोम्स पढ़ी जाती थी। तो उस टाइम जो ये सारा काम होता था, उस फॉर्म ऑफ पोइट्री को कहा जाता था डायथ्रैम्बिक। और ये डायथ्रैम्बिक कहा जाता है, इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर एंड पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि इससे पहले पब्लिक परफॉर्मेंसेस वगैरह इतनी नहीं थी। डायथ्रैम्बिक वाज द फर्स्ट थिंग। तो चैप्टर नंबर 1 आपको, हाँ, उसके अलावा इसमें नॉमिक पोइट्री का जिक्र है। नॉमिक पोइट्री हमारे पास बेसिकली जो नॉमेडिक, जो हमारे खाना बदोश लोग होते थे, वो जो पोइट्री करते थे, जो वर्क्स करते थे, उसको हम नॉमिक कहते हैं। नाउ गो टू द चैप्टर नंबर 1, रीड इट एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आते हैं अपने चैप्टर, येस वन थिंग, यहाँ पे आपको कुछ जहाँ पे इशू होगा चैप्टर्स के अंदर, वो होगा एग्जांपल्स का। लाइक कुछ ऐसे वर्क्स होंगे, कुछ ऐसे फिलोसफर्स या राइटर्स के नेम होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, आपको नहीं पता होगा, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे आप लोग लिटरेचर को पढ़ते जाएंगे, यू विल नो अबाउट इट। इसमें आप एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं, ओथेलो की कर दें, मैकबेथ की कर दें, एडिपस रेक्स की कर दें। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो आप लिखते जाइएगा। सो कमिंग टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है, डूअर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इसमें जो मेजर बात एक्सप्लेन की गई है ना, वो कॉमेडी और ट्रेजेडी के दरमियान का डिफरेंस है। देखिए, कॉमेडी इज़ अ वर्क दैट क्रिएट्स लाफ्टर एंड ट्रेजेडी, इसको तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एनी हाउ, ट्रेजेडी इज़ अ वर्क which is a like
सीरियस एक्शन, इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शंस, ठीक है। ट्रेजेडी क्या है? इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शंस। तो ट्रेजेडी भी हो गया, कॉमेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरिस्टोटल ने अपनी इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म्स इज दैट इन कॉमेडी we have the characteristics or the hero who is having like a low character, और आप ये समझ लें कि जिसका हल्के तबके से ताल्लुक़ हो, लोअर क्लास या वर्स्ट क्लास से ताल्लुक़ हो। यानी कि जो हमें उसका परसोना मिलता है कॉमेडी में एक करेक्टर का, ही बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास। जबकि अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें जो हमारे पास हीरो होता है हु इज़ ऑफ अ नोबल करेक्टर, हैविंग अ नोबल क्लास, ठीक है। और उसका करेक्टर जो होता है वो गुड और नोबल होता है। जबकि जो कॉमेडी है उसमें रिडिकुलस का भी, अब रिडिकुलस का मैं वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एनीथिंग विच इज़ अगली ड्यू टू हिज अपीयरेंस इट क्रिएट्स लाफ्टर, ठीक है। रिडिकुलस में ये होता है आप किसी को हर्ट नहीं करते, इट कॉजेज नो पेन, बट ड्यू टू द अगली थिंग और अगली अपीयरेंस इट सीम्स रिडिकुलस और समथिंग दैट क्रिएट्स लाफ्टर टू यू, उस चीज़ को हम रिडिकुलस बोलते हैं। अब होता क्या है कि कॉमेडी में हमारे पास एक जो पर्सोना होता है वो वर्स होता है, पर्सोनेट जो हमारे पास होती है, ठीक है। और जैसे जैसे उसका स्टोरी चलती है वो लोअर क्लास का बंदा बेटर क्लास में आता है इन द करेक्टर और इन द कॉमेडी। लेकिन अगर हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ड्यू टू एनी डाउनफॉल, ड्यू टू एनी एरर या किसी जजमेंट की बेस पर, किसी एक गलती की बेस पर, द स्टोरी प्रोसीड्स एंड द करेक्टर हैव अ डाउनफॉल। ये एक नॉर्मल एक डिफरेंस है कॉमेडी और ट्रेजेडी में, कि कॉमेडी में हमारे पास हो सकता है देयर विल बी अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन ट्रेजेडी में हमेशा कोई एट द एंड ट्रैजिक एंडिंग होती है, लाइक एन अनहैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू विल कम अक्रॉस सम टर्म्स, इसमें देखेंगे कि आप डायनेसिस का जिक्र है, आप समझ जाएंगे। और इसके अलावा येस देयर इज़ अ पैराग्राफ हियर कि बताया हुआ है कि हार्मनी होनी चाहिए इन बिटवीन द okay, let me read this one. That dancing, flute playing and lyre playing, such diversities are possible. They are also possible in the nameless art that uses language, prose or verse without harmony. ठीक है, या आप पढ़ लीजिएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ज़्यादा इतना खास एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। डायथ्रैब और नोम का वर्ड इधर ही इस्तेमाल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो हेजमन ऑफ थैसस, द फर्स्ट राइटर ऑफ द पैरोडीज एंड द निकोकेयर्स, इज़ द ऑथर ऑफ डायलिड। या आप पढ़ लीजिएगा बस कि थैसस जो है उसने फर्स्ट पैरोडी लिखी थी, बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक डिफरेंस उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू रीड द लास्ट लाइन के, द डिफरेंस इज दैट डिस्टिंग्विशेस ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑल्सो, द वन वुड मेक इट पर्सनेजेस वर्स, यानी कि कॉमेडी में जो पर्सनेजेस, जो करेक्टर होता है, जो हीरो होता है वो वर्स होता है, एंड द अदर बेटर, और एक अलग जो दूसरा होता है वो अच्छा इंसान होता है, लाइक इन द ट्रेजेडी। देन द मैन ऑफ द प्रेजेंट डे, ठीक है। तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 2। नाउ गो एंड गिव अ रीड टू द चैप्टर नंबर 2 एंड यू विल बी क्लियर। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि है हमारे पास मैनर्स ऑफ इमिटेशन। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्क्राइबिंग ओनली 3 चैप्टर्स। आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 और इवन 7 आई विल अपलोड दैट, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में वो बात करता है मैनर ऑफ इमिटेशन। अब मैंने मैनर का आपको बताया कि किस तरीके से ही इज इमिटेटिंग। लाइक इन दिस चैप्टर एरिस्टोटल टेल्स अस दैट हाउ टू इमिटेट द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जो पोइट्स हैं वो किस तरीके से पोम्स लिख रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पोइट्स जो है ना यहाँ पे 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। या तो ये नरेशन करते हैं, ठीक है। नरेशन वो कैसे करते हैं, लाइक दे ओनली स्पीक इन अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, या कोई कहानी सुनाना, स्पीच करना, उसको नरेशन वो बता के कर सकता है, इमिटेशन। एग्जाम्पल उसने दी कि एक करेक्टर आप ले लें होमर का, सही है कि होमर ने अपनी काफ़ी स्टोरी में नरेशन का एक एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। सेकंड वो बात करता है कि ऐसी हम इमिटेशन की बात करें कि वो कोई चेंज ना आए उसमें, एक ही जगह बैठे हुए, खड़े हुए, बोलते हुए वो पूरे पार्ट को इमिटेट करते हैं। लाइक हो सकता है कोई ड्रामा हो लेकिन एक ही चेयर पे बैठ के हो जाए, खड़े खड़े कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए। दिस इज़ सेकंड पॉइंट कि बस बैठ के कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, या एक ही जगह पे रहकर कोई चेंज ना हो, रिमेन थ्रू आउट द सेम, वो खड़े होकर पूरी स्टोरी या पूरे कोई चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड वो कहता है ड्रामेटिकल, यानी कि किसी परफॉर्मेंस के थ्रू, लाइक एक्चुअली जो चीज़ डिस्क्राइब की जा रही है उसको उसी तरीके से परफॉर्म किया जाए,
ठीक है। तो उसने हमने ये कहा कि जो हमारे पास मैनर है इमिटेशन का वो इन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। वो कहता है जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि डिफरेंसेस आर्ट्स मतलब हमारे पास सब है, डांसिंग है, पोइट्री है, एपिक है और डिफरेंट तरह के आर्ट्स है ना, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है उनके मैनर्स ऑफ इमिटेशन में, कि वो किस तरीके से इमिटेट किए जा रहे हैं। इफ़ देर इज़ अ आर्ट ऑफ डांसिंग तो क्या वो एक ही जगह पर खड़े होकर डांस किया जा रहा है, क्या वो डांस के स्टेप्स जो है वो नरेट किए जा रहे हैं कि द वन इज़ पुलिंग द लेग, द वन इज़ लाइक सर्कलिंग अराउंड द, लाइक कुछ भी तरीके से आप नरेट है, या फिर आप प्रॉपर उसको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। डिफरेंस है ना, देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन द आर्ट्स। तो वो कहते हैं कि लेकिन ये जो सारी की सारी आर्ट्स है ना वो इन 3 हेडिंग्स के अंदर आती हैं। क्या हेडिंग्स हैं? मीन्स, मैनर्स और ऑब्जेक्ट्स। ये आपने याद रखना। अब इसी के अंदर इसी चैप्टर के अंदर कुछ बुक में लाइंस दी गई हैं डैट यू कैन सी। आप इसको रीड करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ बताया गया है कि क्या क्या एग्जांपल्स दी गई हैं। इसमें भी कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गिव इट अ रीड, सिंपल रीड टू दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही थी। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। लेट्स कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो। देखिए चैप्टर नंबर 4 में ना इसने इमिटेशन को भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब भाई हमें कह दिया इसने कि पोइट्री तो ओरिजिन हो गई, लेकिन उसकी क्या वजह थी? क्या वजह थी जो पोइट्री की डेवलपमेंट हुई है? सबसे पहली जो पॉइंट उसने हमें दिया है वो है इमिटेशन। वो कहते हैं, अब मेरी आप बात ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि देयर आर 2 रीजन्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पोइट्री, देयर आर 2 कॉजेज। द फर्स्ट वन इज द इमिटेशन। अब देखिए उसने क्या लाइन लिखी है एरिस्टोटल ने, imitation is natural to man from childhood. A human being is a person who imitates the things from childhood. And why he imitates? To feel pleasure doing this. यानी कि हमें imitate करना पसंद है। And man is the most imitated person in this whole universe. इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा imitate करता है, he is the biggest imitator. ठीक है, तो हमें ये कहता है कि द मोस्ट इमिटेटिव क्रिएचर इन द वर्ल्ड इज़ ह्यूमन, और वो सीखता ही इमिटेशन के थ्रू है। इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड तो वो कैसे एक्वायर करता है चीज़ों को? कॉपी करके, द वर्ड्स ऑफ हिज और हर मदर और फादर, वो किस तरीके से इमिटेट करता है? दूसरों के एक्शंस देखे। सो अ मैन इज़ द मोस्ट इमिटेटिव क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड एंड ही फील्स डिलाइट इन द वर्क्स ऑफ इमिटेशन। तो फर्स्ट उसने बोला कि पोइट्री की ओरिजिन की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इमिटेशन का है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास है लव फॉर द रिदम, लाइक सेंस ऑफ हार्मनी एंड रिदम, कि हमें चीज़ों में रिदम अच्छा लगता है। लाइक इफ़ वी आर लिसनिंग द सॉन्ग्स, इफ़ वी आर वॉचिंग अ मूवी और अ ड्रामा विच इज़ हैविंग द सीक्वेंस और हैविंग अ रिदम इन दैट, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक हार्मनी क्रिएट हो रही है, ना कंपैटिबिलिटी आ रही है, तो हमें अच्छा लगता है। आप एक चीज़ देखें सीक्वेंस में चल रही है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ मीटर्स। अब मीटर्स क्या होते हैं? अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि किसी चीज़ को रिदम में लेकर आना, एक काफ़ी एक राइम पैटर्न हो, एक सीक्वेंस हो, उसको हम कहते हैं मीटर। ठीक है, तो ये हमें अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पोइट्री बेसिकली हैव 2 मेजर कॉजेज ऑफ ओरिजिन। The one is imitation and the second one is sense of harmony and rhythm, like our love for rhythm. Okay. अब एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है, इसमें आयाम्बिक वर्स का जिक्र है। आयाम्बिक बेसिकली पेंटामीटर ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर पोइट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ मीटर है। इसमें 10 मीटर यूज़ होते हैं। अब मीटर देखिए, मीटर्स की ना टाइप्स होती हैं। देर आर 4 टाइप्स बेसिकली, टेक्टाइल है, ट्रॉकी है और एनेक्टाइल है। या आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे या फिर यू कैन स्टडी देम। वैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की पोम में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीटर्स। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि ओल्ड पोइट्स, ज़्यादातर जो ओल्ड पोइट्री लिखते थे ग्रीक में, वो या तो हीरोइक राइटर्स थे या फिर वो आयाम्बिक वर्सेस को लिखते थे। ठीक है, उसके बाद इसी चैप्टर में हमारे पास एरिस्टोटल बात करता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी की। ठीक है, इसमें रिडिकुलस का भी जिक्र, रिडिकुलस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है इलियड और ओडेसी, इटालियन में लिखा हुआ है पेज नंबर 11 में। इलियड और ओडेसी बेसिकली हमारे पास 2 पोम्स हैं जो कि लिखी हैं होमर ने। ठीक है, होमर ने लिखी है, ये ग्रीक राइटर था, सबसे पहला राइटर पोइट था ये।
ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। उसमें उसने कहा है कि ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं। अब ट्रेजेडी के एलिमेंट्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि ट्रेजेडी के फॉर्मेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब वो कहता है कि उसी के अंदर ना लाइक करेक्टर्स हैं, प्लॉट्स हैं, डिफरेंट 6 टोटल एलिमेंट्स हैं। अब वो कहता है इसके अंदर सबसे पहले ना हमारे पास एक ही करेक्टर था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेजेडी की डेवलपमेंट हुई हमारे पास एस्किलीज ने एक एक्टर का नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा 2 कर दिए कि नाउ 2 कैरेक्टर्स विल बी देयर इन अ ट्रेजेडी। सही है। अब जो कोरस भी थे वो डायलॉग भी बोलते थे, वो स्पोकन पोर्शन भी अपना क्रिएट करते थे, तो किसने उसने क्या कर दिया, एक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। उसके बाद सोफोक्लिस ने क्या किया, सोफोक्लिस ने तीसरा एक्टर भी ऐड कर दिया और साथ सीनरी का एलिमेंट भी ऐड कर दिया, और इसी के अंदर उसने हमें मैग्नीट्यूड को भी बताया है। अब उसने मैग्नीट्यूड का इसके बारे में क्या बताया चैप्टर नंबर 4 में। मैग्नीट्यूड देखें, आप किसी भी चीज़ की लेंथ को उसको मैयर करने के लिए, वैसे तो फिजिक्स में हम देख रहे हैं तो किसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ट्रेजेडी में मैग्नीट्यूड मीन्स डेट द लेंथ। तो वो कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, आप एक अच्छी डिक्शन हो, एक अच्छा लाइक यू कैन से इस मतलब यू कैन सी देयर विल बी अ टोन ऑफ डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब वो कहता है लेंथ भी अच्छी हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक इन द ग्रीक लिटरेचर द वेरी वेरी मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ देम वाज मोरालिटी। हर पार्ट में वो अपने मोरालिटी ऐड करते थे। अगर ट्रेजेडी है, एपिक है, कॉमेडी है, कुछ भी है, देयर विल बी अ मॉरल लेसन। अगर मॉरल लेसन नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तो भाई किसी काम की नहीं है आपका काम। वो होता ही नहीं था ग्रीक लिटरेचर में, ज़्यादातर काम होता ही मोरालिटी से था। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी की मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास एस्किलिस ने एक करेक्टर बढ़ाया, ठीक है, फिर सोफोक्लिस ने हमारे पास थर्ड करेक्टर और सीनरी की, और उसके बाद हमें ये पता लगा कि जो आयाम्बिक मीटर है वो मीटर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ मीटर है। सही है। जो ट्रोकिक टेट्रामीटर था वो सटायरिक या फिर डांसिंग के लिए यूज़ किया जाता था। आयाम्बिक जो था वो पोइट्री में यूज़ किया जाता था। और एक और चेंज यहाँ पे आता है हमारे पास ट्रेजेडी में कि ट्रेजेडी जो थी ना वो एपिसोड्स में आने लग गई थी। यानी कि ट्रेजेडी को जब मैग्नीट्यूड उसका डिस्कस किया गया ना कि शॉर्ट स्टोरीज जब नहीं लिखी जाएँ, एक अच्छी लेंथ हो जो कि रीडर्स को पता लगे, ज़्यादा लंबी भी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो। ट्रेजेडी की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लंबी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। Okay, I'm sorry. Basically, tragedy has a limit. It has a limit of time. I was confused in that, so I just go through it. Tragedy have a limit. ट्रेजेडी की लिमिट होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि लाइक इतनी ट्रेजेडी लिखी जाए कि ना तो ज़्यादा लंबी हो ना तो ज़्यादा छोटी हो। इट मस्ट बी लिमिटेड कि ये एक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ट्रेजेडी में हमें मतलब मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ट्रेजेडी की कंपैरिजन में एरिस्टोटल ने कहा था कि इट हैज़ अ लिमिट कि ये सिंगल सर्किट ऑफ सन में कंप्लीट हो जाए। सिंगल सर्किट ऑफ सन का ये मतलब है कि वो एक ही राउंड में कंप्लीट हो जाए, कि अगर एक जगह से स्टार्ट हो रहा है ना तो एट दैट पॉइंट आके वो ख़त्म भी हो जाए। तो ट्रेजेडी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया। ओके, we have the next chapter, chapter number 5, and I hope that it's yes, chapter number 5 and chapter number 6 are the most important one. chapter number 6 में और 5 में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो एपिक और ट्रेजेडी का है। देखें, पहले जो हमने ये 6 चैप्टर्स डिस्कस किए ना, इसमें सबसे जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एरिस्टोटल का डिफरेंस इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरीज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। उसके अलावा आपको मोड्स ऑफ इमिटेशन आने चाहिए। मोड्स ऑफ इमिटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 और 6 तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एपिक और ट्रेजेडी का डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आगे हम जाके डिस्कस करेंगे ट्रेजेडी को। चैप्टर नंबर 6 से बेसिक ट्रेजेडी हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। सो अभी आप एक काम करें कि 5 चैप्टर तक 4 चैप्टर्स तक अच्छे से बुक से रीड करें और मेरी वीडियो सुने, एंड इट विल बी crystal clear. And still if there will be any kind of question, then you can ask in the comment section. So thank you so much for giving time to this video, and best of luck for the exams. Take care. Allah Hafiz.